नमस्कार, मैं निखिल आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक लर्निंग लॉज के बारे में। उसके बाद बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने जो दी थी। बिल्ली पर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले, उन पर चर्चा करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सभी जानते हैं जितने भी डाटा एग्जामिनेशन हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि थॉर्नडाइक का जो ये लर्निंग लॉज था और ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी ये क्या थी, चर्चा करते हैं इस पर। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या कहा। इन्होंने कहा कि लर्निंग इज रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रेस्पॉन्सेज। यानी कि इनके आधार पे इन्होंने कहा कि जब उद्दीपक और प्रतिचार अपने अंदर एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, उसी संबंध को हम बॉन्ड कहते हैं और बॉन्ड से ही लर्निंग शुरू होती है। यानी कि है क्या चीज़, देखो समझो, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। स्टिमुलाई का मतलब क्या है? इसका मतलब हिंदी में है उद्दीपक। यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो हमें कोई एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें एक्शन लेने पे मजबूर कर रही है, या फिर जिसकी वजह से हम कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल आप ये देख सकते हैं कि भाई यदि भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, है ना। तो यानी कि भूख की वजह से हम एक्शन ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका जो है जॉब लेनी है, आपको नौकरी करनी है आपको। तो आप ये देखिए, पढ़ाई और ये भूख, ये क्या है? ये एक उद्दीपक का काम कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ें हैं, एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आप कोई एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। और थॉर्नडाइक यही कहते हैं कि जब उद्दीपक और प्रतिचार आपस में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, आपस में एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो उनमें एक बॉन्ड बन जाता है, और वही बॉन्ड जो है उसे ही सीखना कहते हैं, उसे ही अधिगम कहते हैं। समझे आप मेरी बात? ठीक है। यानी कि जब स्टिमुलाई और रेस्पॉन्सेज मिलते हैं तभी लर्निंग स्टार्ट होती है। इसे आप एसआर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एग्जाम में आया है। एसआर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इस पूरे के पूरे सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इस पूरे को क्या कहा जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इस पे जो था, इस संबंधवाद का सिद्धांत है, इस पे थॉर्नडाइक के बेसिकली 3 लॉज हैं, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये प्राइमरी लॉ हैं जो लर्निंग लॉज हैं थॉर्नडाइक के। इन पे चर्चा करेंगे। उससे पहले जानते हैं थॉर्नडाइक ने जो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि थॉर्नडाइक ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। ये थ्योरी क्या है? यानी कि प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है जी। इसको समझने का प्रयास करिएगा। हुआ क्या, थॉर्नडाइक ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे जानवरों पे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा बिल्ली पे, ठीक है। एक पिंजरा या उन्होंने लिया, ठीक है, पिंजरा कह लीजिए या फिर इसको क्या कह लीजिए, एक तरह का पिंजरा था जिसमें उन्होंने एक बिल्ली को बंद कर दिया, ठीक है। तो ये जो पिंजरा इन्होंने लिया इसको उन्होंने कहा पजल बॉक्स, ठीक है। इसमें एक बिल्ली को इन्होंने बंद कर दिया, इस पजल बॉक्स में एक बिल्ली को इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। और इसमें एक चटकनी थी, ठीक है, जिस चटकनी के दबाने से ये पिंजरा जो है खुल जाता था, ठीक है। तो जब इन्होंने ऐसा करा और इसके बाहर इन्होंने क्या रख दिया, एक फिश रख दी, अंदर कैट को बंद कर दिया, एक चटकनी से ये पिंजरा खुलता है, और बाहर क्या रख दी, बाहर इन्होंने फिश रख दी, ठीक है। तो जो ये बिल्ली अंदर बंद थी, ये बिल्ली क्या थी? भूखी बिल्ली थी। जो बिल्ली इन्होंने अंदर बंद करी, ये भी बिल्ली क्या थी? भूखी बिल्ली थी, ठीक है। और यहाँ पे इस संदूक में, इस पजल बॉक्स में, इस पिंजरे में आप ये कह सकते हैं कि एक चटकनी थी जिसको दबाने से क्या हो रहा था, जिसको दबाने से ये जो है खुल जाता था पिंजरा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इतना समझ में आया, ठीक है। अब जब बाहर उसने बिल्ली के लिए एक यहाँ पे फिश रख दी, एक कटोरे में उसने, थॉर्नडाइक ने एक फिश रख दी, बिल्ली अंदर कैद है, भूखी बिल्ली है,
तो बिल्ली ने जब वो भूखी है इस फिश को देखा, तो ये फिश उसके लिए क्या काम करेगी? स्टिमुलस का काम करेगी, उद्दीपक का काम करेगी, नहीं करेगी? क्योंकि वो भूखी है और उसे बाहर रखा हुआ खाना दिखाई दे रहा है अपने लिए, तो उसके लिए इसने क्या काम करा? एक उद्दीपक का कार्य करा। इस मछली के टुकड़े ने एक उद्दीपक का कार्य करा, ठीक है। अब इस टुकड़े को, इस मछली को देखने के बाद बिल्ली क्या चाह रही है? बिल्ली चाह रही है उसने यहाँ से बाहर आ जाए या ये फिश इसको मिल जाए, ठीक है। यानी कि बिल्ली ने जो है अनेक प्रकार की अनुक्रिया करना जो है अंदर ही अंदर चालू कर दिया है, काफ़ी सारे प्रयत्न करने उसने चालू कर दिए हैं, ठीक है। अब बिल्ली जो है परेशान, सामने खाना रखा है, भूख भी लगी है, कैसे खाऊं, पिंजरे में बंद है, तो वो बहुत सारे प्रयास करती है, उछलना कूदना शुरू करती है बिल्ली जो है, ठीक है। बहुत सारी प्रक्रियाएं करती हैं, क्योंकि बाहर खाना रखा है जो कि उसको स्टिमुलस का काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसने एक्शन लेना शुरू करा है ताकि उसकी भूख प्यास मिट सके, ठीक है। अब संयोगवश जब वो उछलना कूदना शुरू करती है तो उसका पैर जाके इस चटकनी पे लग जाता है, जिससे चटकनी दब जाती है, और चटकनी के दब जाने से क्या हो जाता है भैया? ये गेट खुल जाता है। इस गेट के खुल जाने से मछली का टुकड़ा बिल्ली आके खा लेती है। तो इसमें यही चीज़ है कि बिल्ली ने कोशिश करी और बार बार वो प्रयास करती रही उद्दीपक को देखते हुए, और प्रयास करती रही, लेकिन एक बार आके ऐसा रहा कि उसका इत्तेफाक से, संयोगवश या कुछ भी कह लीजिए, वो पिंजरे का जो दरवाज़ा है, वो पजल बॉक्स का जो दरवाज़ा है वो खुल गया, ठीक है, चटकनी के दब जाने से। तो बिल्ली बाहर आ गई और उसने क्या कर लिया? वो खा लिया, ठीक है। तो यानी कि उसने कोशिशें बहुत करी, ठीक है, और मतलब बहुत सारे प्रयास करे, और ठीक है, बहुत सारे प्रयास करे, और एंड में आके क्या हुआ? संयोगवश गेट खुल गया और उसे खाना मिल गया। तो इसी चीज़ को थॉर्नडाइक ने क्या करा कि उसने देखा कि जब हमारे पास कोई उद्दीपक है, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक्शन लेना चाह रहे हैं, तो हम कोशिशें करते हैं, अनुक्रियाएं करते हैं, प्रयास करते हैं चीज़ों के प्रति, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब उसने उसको बंद करा, ठीक है, अगली बार भी उसने बंद करा, मान लो कि पहली बार केसेस में उसने 100 बार प्रक्रिया करी होंगी तब जाके ही खुला होगा। नेक्स्ट टाइम जब उसने करा होगा वो 50 बार प्रक्रिया करी होंगी तो वो 50 बार की प्रक्रिया में खुल गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है कि इस बार क्या है कि उसने इस एक्सपेरिमेंट को थॉर्नडाइक ने क्या करा? बार बार दोहराया, इसी चीज़ को बार बार दोहराया, ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन, ऐसे स्टिमुलस बिल्ली के सामने बार बार रखा, ठीक है। तो उसने देखा कि जैसे जैसे वो बार बार चीज़ों को दोहरा रहा था, तो बिल्ली जो है बहुत ही कम प्रयासों में धीरे धीरे जो है बाहर आ जा रही थी, यानी कि जो भूल, वो गलतियां वो कर रही थी, बहुत ज़्यादा अनुक्रियाएं जो कर रही थी वो उसकी कम हो गई थी, ठीक है, ठीक है। जो भी गलत अनुक्रियाएं थी वो क्या हो गई थी? उसकी कम हो गई थी, ठीक है। और लास्ट में आके ऐसा हुआ कि उसने एक भी गलती नहीं करी और डायरेक्टली क्या करा? डायरेक्टली भाई साहब चटकनी दबा के खोल दी, ठीक है। तो यानी कि थॉर्नडाइक यही कहता है कि यदि उद्दीपक है, हम कोशिशें करते हैं, ट्रायल और एरर करते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, तो उसने ये देखा कि इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति जो है गलतियां भी करता है। जब सीखता है किसी चीज़ को तो वो गलतियां भी करता है, लेकिन बार बार प्रयास करने से जो गलतियां हैं वो कम हो जाती हैं और सफलता के जो चांसेस हैं वो क्या हैं? बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका कौन निभा रहा है? सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका उद्दीपक निभाता है, ठीक है, क्योंकि उद्दीपक ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण व्यक्ति एक्शन लेता है, जिसके कारण व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है। तो उद्दीपक का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है। तो उद्दीपक का होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ये SR बॉन्ड इम्पोर्टेंट है फॉर परफेक्ट लर्निंग। आप बार बार प्रयास करेंगे, धीरे धीरे आप कम गलतियां करेंगे, और बाद में आके धीरे धीरे प्रयास करने से, अनुक्रिया करने से गलत अनुक्रिया को छोड़ देंगे और सही अनुक्रिया आप करेंगे, और एक बार में आप इस कार्य को कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है, ये एजुकेशन इम्प्लीकेशंस भी इसके हैं। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस ये हैं कि जब ट्रायल एंड एरर थ्योरी बच्चे को जो है इससे एक स्वयं से कार्य करने की एक एबिलिटी उसके अंदर
डेवलप होती है। बार बार खुद से कोशिश करेगा तो अच्छे तरीके से चीज़ों को कर पाता है। ठीक है, यानी कि खुद से मौके देने चाहिए उसको, स्वयं के प्रयत्न करने के उसको मौके देने चाहिए बालक को, ताकि वो खुद से चीज़ों को करना सीखे। ठीक है, क्योंकि यदि वो खुद से करना सीखेगा और खुद के करने से जो वो ज्ञान प्राप्त करेगा, खुद के करने से जो वो कौशल प्राप्त करेगा, वो बहुत ही स्थायी होगा। ठीक है, वो परमानेंट होगा। ठीक है, और इफेक्टिव होगा। तो एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट में क्या होता है कि बच्चों को अवसर देने चाहिए, चांसेस देने चाहिए कि ठीक है भाई, अपने कार्य को खुद से करो। ठीक है, और अनुकरण करने से, चीज़ों का अनुकरण करने से, बार बार करने से, ठीक है, बार बार करने से या भूल द्वारा सीखने से क्या है, चीज़ें भी लंबे टाइम तक उसको याद रहेंगी। ठीक है, और यदि आप गलती भी करते हैं, यदि वो गलती भी करता है, कहीं मतलब उसको चांस दे रहे हैं आप बार बार करने का, वो गलती भी कर रहा है, तो गलतियों से अपनी सीख रहा है। ठीक है, यानी कि सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी क्या है, वो प्रयत्नशील है, लगा हुआ है, नहीं भाई उसको करना है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक परफेक्ट स्टिमुलस आपको देना है। बस स्टिमुलस जो होना चाहिए, जो उसको अट्रैक्ट करे, जो उसको मोटिवेट करे, जो उसको एक्शन लेने के लिए मजबूर करे, वो परफेक्ट होना चाहिए लर्निंग में। ठीक है, तो ये जो था, ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे करी, जिसमें फिश ने स्टिमुलस की भूमिका निभाई। और यही सिद्धांत जो है बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके सामने यदि परफेक्ट स्टिमुलस है तो वो स्वयं से प्रयत्न करके सीखता है, स्वयं के प्रयत्न से सीखेगा तो ज़्यादा स्थायी उसकी कुशलता होगी सीखने की। ठीक है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, और प्रयत्न करने की उसमें आदत आएगी, किसी चीज़ को हाँ खुद से ही सॉल्व करना है, ऐसा उसके अंदर एक एबिलिटी, ऐसा उसका एक बॉडी लैंग्वेज जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो असफल होने पे भी लगा रहेगा, प्रयत्नशील व्यक्ति बनने की भूमिका वो निभाता है। ठीक है, चलिए, और जो ये थॉर्नडाइक के नियम है ना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आप हर प्रकार की लर्निंग में इन्हें लगा दो, इट कैन बी एप्लीकेबल। ठीक, आइए इसके बाद बढ़ते हैं थॉर्नडाइक के नियमों पे। ठीक है, थॉर्नडाइक ने भाई क्या नियम दिए, तो मैं आपको बता दूं। जब थॉर्नडाइक के लर्निंग लॉज की हम बात करते हैं, ठीक है, तो दो हैं, एक तो प्राइमरी है जो कि मेन है, मेजर है, दूसरे सेकेंडरी हैं जो कि माइनर है। ठीक है, तो प्राइमरी 3 लॉज दिए थे और सेकेंडरी 8 लॉज हैं। सबसे पहले प्राइमरी लॉज की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला देखिए, लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम मतलब क्या है? मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि किसी कार्य को करने के लिए एक सेंट्रल पावर है। ठीक है, एक सेंट्रल पावर हो रही है। ठीक है, यानी कि यदि मैं किसी कार्य को करने के लिए तैयार रहता हूँ, तत्पर हूँ किसी कार्य को करने के लिए, तो मुझे उस कार्य को करने में मजा आता है। ठीक है, और यदि मैं अंदर से ही सेंट्रली तैयार नहीं हूँ तो मुझे उस कार्य को करने के में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी आनंद नहीं आएगा, बल्कि स्ट्रेस और बढ़ जाएगी मेरी। समझ रहे हो? ठीक, तो वही चीज़ है कि जब आप सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आप आसानी से सीख लेते हैं। जब आपका मन होता है कि हाँ भाई मुझे ये सीखना है, जैसे आपका मन है कि मुझे ये पढ़ना है, तो आपको मज़ा आ रहा होगा, और आपके मन में है क्या बोरियत है, साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, तो आपको क्या हो रहा है, झुंझुलाहट हो जाती है, नींद और आने लगती है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि यदि हम रुचिकर कार्य कोई कर रहे हैं, रुचि के अनुसार कोई चीज़ें हो रही है, इंटरेस्ट हमारा जनरेट हो रहा है, तो भैया आनंद आएगा ही आएगा। और यदि रुचि नहीं है किसी भी कार्य में तो भाई एक प्रकार से आपको असंतोष मिलेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि स्टिमुलस और रेस्पॉन्सेस के बीच में एक प्रकार का संयोग बन जाता है, एक प्रकार का बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का कंडक्शन जब रेडी हो जाता है कंडक्ट करने के लिए तो हमें सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलते हैं। अब कंडक्शन या बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो हम सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट प्राप्त नहीं होते और हमें उस काम को करने में झुंझुलाहट आती है, तनाव बढ़ता है, मज़ा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है।
तो यही है कि तत्परता का नियम। ठीक है, ठीक। दूसरा देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? प्रभाव का नियम। ठीक है, इसको आप संतोष असंतोष का नियम भी बोल सकते हैं। देखिए, किसी कार्य को करने में यदि आपको संतोष मिलता है तो आप उस कार्य को बार बार रिपीट करते हो। ठीक है, और किसी कार्य को करने में यदि आपको असंतोष मिलता है तो आप उस कार्य को बार बार करना पसंद ही नहीं करते हो। ठीक है, एक बार करके हाथ जोड़ लेते हो। समझ रहे हो? संतोष मिल रहा है तो मैं भाई बार बार करूँगा। तो यही चीज़ है लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा बॉन्ड हमारा बन गया है कि एक सेटिस्फैक्ट्री अवस्था में आप पहुंच गए हो। ठीक है, संतोषजनक अवस्था में आप पहुंच गए हो, और उसी संयोग को, उसी शक्ति को एक कहा जाता है कि भाई ठीक है, अब आप उसी शक्ति के द्वारा क्या है, आप काम कर पा रहे हो। ठीक है, ठीक है। और यदि ये संयोग नहीं बनता है तो एक दुखदायी स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से शक्ति घट जाती है और कार्य को करने में मज़ा नहीं आता और एक असंतोष की भूमिका हमारी बन जाती है। ठीक है जी, चलिए अगला देखिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। यानी कि किसी भी कार्य को यदि हम बार बार करेंगे, यानी कि अभ्यास का नियम, यदि बार बार करेंगे तो बार बार करने से वो कार्य हमारे लिए आसान भी हो जाएगा। ठीक है, और एक हमें जो है उस कार्य को करने में, जो पहले करने में बहुत ज़्यादा अनुक्रियाएं, बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते थे, उस कार्य को अब करने में कम प्रयास करने पड़ेंगे, आसानी से उस कार्य को कर पाएंगे। तो अभ्यास का नियम ये कहता है कि सीखने के लिए आप यदि बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो आप आसानी से किसी कार्य को कर पाएंगे। सपोज करो, जैसे कि वो बिल्ली वाला एग्जाम्पल मैंने दिया कि उसने बार बार अनुक्रियाएं करी, बार बार प्रयास करे, पहले 100 बार करे होंगे, फिर 50 बार करेंगे, फिर 40 बार, 30 बार, 20 बार, और लास्ट में आके थॉर्नडाइक ने ये एक्सपीरियंस करा कि उसने एक बारी में ही उस चटकनी को खोल के मछली को ले लिया। तो बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा क्या होता है, हमारी लर्निंग इफेक्टिव होती है। ये है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है कि किसी कार्य को आप बार बार कर रहे हो तो आपको संतोषजनक की भावना हो रही है। और लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है? तत्परता का नियम। यानी कि इसमें क्या है कि आपका स्टिमुलस और रेस्पॉन्सेस के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, और जिसकी वजह से आप कार्य को तत्परता के साथ कर देते हैं, एक बढ़िया तरीके से आप कर देते हैं। एक अच्छा बॉन्ड आपके बीच में, एक संयोग जो कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए ज़रूरी है, ऐसा बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे प्राइमरी लॉज। आइए बात करते हैं अब सेकेंडरी लॉज पे, कि भाई सेकेंडरी लॉज क्या कहते हैं। ठीक है, इन्हें माइनर लॉज भी आप कह सकते हो। ठीक है, सेकेंडरी लॉज। ठीक है, तो ये 8 थे, इन पे देखते हैं। लॉ ऑफ प्राइमेसी। ठीक है, इसमें क्या है कि किसी कार्य को यदि हम कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल और क्विक फॉर्मेट में हम चलेंगे। इसका मतलब यह है कि किसी कार्य को यदि हम कर रहे हैं तो हमारे जो पहले एक्सपीरियंसेस हैं, पहले अनुभव हैं, वो हमारे उस कार्य को करने में प्रभाव छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ प्राइमेसी। ठीक, दूसरा देखिए लॉ ऑफ रिसेंसी। ठीक है, यानी कि जो चीज़ अभी हाल फिलहाल में हुई है, रिसेंट में हुई है, वो क्या करती है, वो हमें तुरंत के तुरंत याद रहती है। ठीक है, जैसे आप समझो कि आप कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी रिवीजन कर लूँ। तो जल्दी जल्दी रिवीजन कर लूँ, सुबह सुबह रिवीजन कर लूँ, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन कर लूँ, यानी कि रिसेंट में वो हुआ है, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को, रिसेंट में जो एक्टिविटी हुई है उन्हें याद रख पाता हूँ। तो यानी कि जो चीज़ रिसेंट होती है उसे हम याद रख पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से एग्ज़ाम से पहले और बीच बीच में अपने सिलेबस को रिवाइज़ करते रहो, ताकि वो बार बार आपके बीच आता रहे और आप उसे याद रख पाएँ। तो ये भी एक लर्निंग लॉ है, लॉ ऑफ रिसेंसी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि रिवीजन ज़रूरी है भाई। ठीक है, रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ठीक, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यानी कि जो उद्दीपक है
उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी इंटेंसिटी जितनी होगी उतनी ही आपकी लर्निंग बढ़िया तरीके से, आप मज़ेदार तरीके से कर पाओगे। ठीक है, अब इंटेंसिटी यदि कम होगी तो आप कार्य नहीं कर पाओगे। जैसे आप ये देखो कि वही हम बिल्ली वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो पिंजरे में आपने बिल्ली को बंद कर दिया, ठीक है, बाहर मछली रख दी या कुछ भी आप रख देते, यदि बिल्ली को भूख ही नहीं लगती, ठीक है, तो वो प्रयास ही नहीं करती बाहर जाने का। ठीक है, बिल्ली को यदि भूख नहीं लगती तो प्रयास नहीं करती, यानी कि उसका स्टिमुलस जो है, उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल नील थी, तो वो प्रयास ही नहीं करती। प्रयास नहीं करती तो चटकनी खोल नहीं पाती, खाना नहीं ले पाती, तो उसको ज़रूरत भी नहीं थी, स्टिमुलस ही उसका लो था। तो इंटेंसिटी का भी बहुत इफेक्टिव होता है। यदि आप हाईली मोटिवेटेड होते हैं, आपका स्टिमुलस हाईली मोटिवेटेड है किसी कार्य को करने के लिए, तो आप बहुत मज़ेदार तरीके से करते हैं। आप मोटिवेशन ही नहीं है और ज़बरदस्ती कोई आप पे कार्य थोप दिया जाए तो आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इंटेंसिटी बिल्कुल इफेक्ट डालती है। ठीक है, अगला देखिए, लॉ ऑफ एनालॉजी। ठीक है, इसको समानता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एनालॉजी, इसको समानता का नियम भी कहते हैं। इसमें क्या है, इस नियम से तात्पर्य बेसिकली ये है कि यदि हम कोई भी नया कार्य करते हैं तो नया कार्य करने के लिए हमें जो है पुराने सीखे हुए कार्यों की मदद मिल जाती है, अपने अनुभव की हम मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि यही है कि जब हम अनुभव का प्रयोग कर समस्या को आसान बना देते हैं, इजी बना देते हैं और उसके आधार पे हम अपना कार्य करते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, पहले से हमें जो ज्ञान है, पूर्व अनुभव जो है, पूर्व एक्सपीरियंस जो है, उनका प्रयोग करते हैं, तो वही हमारे क्या होता है, समानता का नियम होता है, यानी कि लॉ ऑफ एनालॉजी होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि किसी नई चीज़ में वैसे ही अनुकरण करते हैं जैसा हमने पहले सीखा है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लर्निंग में इफ़ेक्टिव हो जाती है। हो सकता है जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने पहले सीखा है, जैसे आप सपोज करो कि वो चटकनी दबा के गेट खुल रहा था, इसी तरह की कुछ दूसरे तरीके की चटकनी होती तो वो बिल्ली वैसा ही कुछ प्रयास करती, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से कुछ ना कुछ लर्निंग है। तो लॉ ऑफ एनालॉजी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर होगा। लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेस। ठीक है, ठीक है, ये तो था समानता का नियम। ठीक है, और ये क्या था, विविध प्रतिचारों का नियम, विविध प्रतिचारों का नियम। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, ऊपर हिंदी में मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो विविध प्रतिचारों का नियम यानी कि बहु प्रतिक्रियाओं का नियम बेसिकली आप ये कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी यदि किसी कोई प्रॉब्लम है तो बहुत प्रकार की आप क्या करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, और कहीं ना कहीं कोई सी प्रतिक्रियाएं तो आपकी इफेक्टिव होगी। जैसे आप देखो, बिल्ली बंद थी तो उसने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करी, उछलना कूदना ये वो, ठीक है, हर तरह की प्रतिक्रिया करी और इत्तेफाक से सहयोग से उसकी प्रतिक्रिया जो है एक इफेक्टिव हो गई। तो बहुत सारी बहु प्रतिक्रियाएं करके भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। तो दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, लॉ ऑफ एटीट्यूड, यानी कि मनोवृत्ति का नियम। अब देखो, मन जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा। ठीक है, अब सीधी सी बात है, मान लो सपोज करो मन में तो मेरे सुबह सुबह उठाऊं, नींद है, आलस है, और कोई कहे भाग, तो मैं भाग ही नहीं पाऊंगा भाई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मानसिक रूप कैसा होगा, मानसिक दिमाग संतुलन कैसा होगा, या फिर आपकी तत्परता कैसी होगी। ठीक है, आपकी भावनाएं कैसी होंगी, कैसी भावनाएं के साथ है, निद्रा में हो आप, थकावट में हो, तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लर्निंग को इफेक्ट करती हैं, यानी कि प्रभावित करती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। ठीक है, अगला देखिए, लॉ ऑफ सेलेक्टिव रेस्पॉन्सेस। ठीक है, यानी कि वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम। ठीक है, समझ में आ रहा ना, चलिए, वर्णनात्मक अनुक्रिया का नियम। ठीक है, अनुक्रिया से नियम बेसिकली है, इससे मतलब ये है
इससे बेसिकली मतलब ये है कि सीखने वाले द्वारा निश्चित की गई जो अनुक्रियाएं हैं जिससे प्रयोग में सीखने में मदद मिलती है, वो ये नियम है। ठीक है, समझ लो। जैसे आप कहो पाठ योजना क्या है, लेसन प्लानिंग एग्जाम्पल है एक, ठीक है, उससे आप समझ सकते हो। ठीक है, अंश से पूर्ण की ओर, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि छोटे छोटे भाग से बड़ा बड़ा करके धीरे धीरे समझेंगे। तो ये सब क्या है, लॉ ऑफ सेलेक्टिव रेस्पॉन्सेज। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा 8वां, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग यानी कि साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम बेसिकली क्या है, देखो अब ये समझो कि आपके पास कोई स्टिमुलस था जिसकी वजह से आप कुछ काम कर रहे थे, और आपने उस स्टिमुलस को शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करके साथ में आप दूसरी ऐसी प्रक्रिया करके भी कुछ नया सीख रहे हो। वही क्या है, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। यानी कि आप ये समझो, फॉर एन एग्जांपल मैं ये देख कहता हूँ आपसे, जैसे ये पिंजरे में हमारी बिल्ली थी, बाहर खाना रखा था यहाँ पे, तो ठीक है, तो पहली चीज़ तो बिल्ली ने क्या सीखा, बिल्ली ने चटकनी खोलना सीखा। ठीक है, चटकनी खोलना सीखा, एक अनुक्रिया। दूसरी वो बाहर आ गई, तो बिल्ली क्या है कि खाने की वजह से बाहर आ गई, उद्दीपक की वजह से, स्टिमुलस की वजह से बाहर आ गई है, तो खाने को तो देख रही है। अब आप क्या कर रहे हो, जैसे फिश थी इसमें, तो आपने फिश को ऐसे उठाया, तो धीरे धीरे जैसे आप फिश को उठाओगे, आप देखोगे कि वो जानवर भी क्या है, कैट भी जो है अपने आप को उठाने का प्रयास करेगी। तो वो क्या कर रही है कि साथ के साथ भूख को मिटाने के लिए फिश की तरफ तो आकर्षित हुई पिंजरा खोल के, साथ ही वह एक उठने का भी प्रयास कर रही है, यानी कि वो लर्निंग के रूप में उठना भी सीख रही है। तो यानी कि लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग, स्टिमुलस का प्रयोग आप दूसरी चीज़ के करने के लिए भी, दूसरी चीज़ को समझने के लिए भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 8 सेकेंडरी लॉ, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, लॉ ऑफ एनालॉगी, लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ सेलेक्टिव रेस्पॉन्सेज, लॉ ऑफ एसोसिएशन शिफ्टिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आया होगा, प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहो, सुख रहो और अच्छे से अपनी तैयारी बरकरार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।